एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि इंटेलिजेंस एज द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो ये दो टर्म्स हैं, नेचर एंड नर्चर। तो पहले इनको समझते हैं। नेचर यानी कि जो आप इनहेरिट करते हो कि यार मेरा तो ऐसा ही नेचर है ना, तो वो इनहेरिटेड वाली चीज हो गई। एंड नर्चर मतलब जिस तरीके से आपको ब्रॉट अप किया जा रहा है, आप जिस तरीके के इंसान बनते जा रहे हैं, राइट। तो ये चीजें होती है, यानी कि जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस इन दो चीजों से जरूर इन्फ्लुएंस होती है कि आपका हेरिडिटी या जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है एंड आप ब्रॉट अप किस तरीके के एनवायरनमेंट में किए जा रहे हो। तो बुक में ना काफी ज्यादा कोरिलेशन की बात की गई है, तो एक छोटा सा मैंने वीडियो डाला हुआ है विच टॉक्स अबाउट कोरिलेशन, जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि कोरिलेशन क्या होता है। डू चेक आउट दैट वीडियो। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि स्कूल में उनको बताया गया है कि फ्रेटर्नल पापा की साइड वाले, मैटर्नल मम्मा के साइड वाले। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मैंने यहाँ पे लिखा है जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनको हम मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, फ्रेटर्नल जो होते हैं उनको हम डाइजाइगोटिक बोलते हैं। तो अब जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये वो ट्विन्स होते हैं वो कंसीव्ड फ्रॉम वन एग वन स्पर्म, ठीक। एंड जो आपके फ्रेटर्नल ट्विन्स जिनको हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, टू एग्स होते हैं विच इज फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म्स। तो ये चीज इस तरीके से बनती है, इसलिए हम बोलते हैं कि मतलब जैसे इनके कोरिलेशंस में डिफरेंस होता है। यू कैन ऑलवेज लर्न कि किसका कोरिलेशन कितना होता है। एंड जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको आपने अडॉप्ट किया, आपको नहीं पता कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, उनका कंसिडरेशन क्या है, वो किस तरीके के हैं, है ना, आपको कुछ नहीं पता। यू डोंट नो दैट जेनेटिक बैकग्राउंड। बट अगर आप उनको एक अच्छी फैमिली में ले आते हो, उस बच्चे को एक बिल्कुल डिसएडवांटेज होम से उसको पढ़ाते हो, लिखाते हो, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकता है। तो इंटेलिजेंस सिर्फ बायोलॉजिकली बेस्ड नहीं होती है एंड सिर्फ नर्चर पर डिपेंड नहीं करता। मेरे हिसाब से दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट इन केस आपका बायोलॉजिकल नेचर उतना सही नहीं है और अगर नर्चर आपको अच्छी तरीके से किया जा रहा है तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हो। तो इसलिए ये टॉपिक है इंटेलिजेंस एज अ इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। बाकी कोरिलेशंस यू कैन ऑलवेज लर्न। मेरे जैसे लोग बहुत डरते हैं मैथ्स से। मुझे लगा था कि साइकोलॉजी लेने के बाद मैथ्स नहीं करना पड़ेगा, बट मैथ्स मेरा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। MATHS। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं मेंटल एज के बारे में। तो इससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं। दो बंदे थे, एक थे थियोडोर साइमन, ओए मैंने डोर ही लिख दिया, थियोडोर साइमन, एंड एक है हमारे अल्फ्रेड बीनेट। तो ये जो दो लोग थे, इन्होंने फॉर्मली इंटेलिजेंस को मेजर करने की काफी कोशिश करी थी और दो कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए थे। MA होता है मेंटल एज और एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज। वो डायलॉग है ना, आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए। सो ये होता है हमारा मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। एंड क्रोनोलॉजिकल एज को हम समझ सकते हैं कि ये एक इंसान की बायोलॉजिकल एज होती है। वो मूवी देखी है कोई मिल गया, जिसमें ऋतिक रोशन जो होता है वो उम्र में बड़ा होता है बट दिमाग से नहीं हो रहा होता है ना, तो उसकी बायोलॉजिकल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होती है और मेंटल एज कम होती है। और कुछ देखे मतलब एकदम चतुर चंट चपड़ बच्चे जिनकी एज इतनी सी होती है और दिमाग इतना बड़ा, तो ये अलग अलग होते हैं। एंड इसी से आपका IQ पता चलता है। क्यों? क्योंकि IQ का डेफिनेशन होता है MA/CA × 100। मुझे नहीं पसंद है मैथ्स करना, बट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बहुत इजी सा है ये, मतलब मैं कर पाई थी बहुत इजीली। तो आपने जो इंसान की मेंटल एज है वो इधर लिखनी है,
क्रोनोलॉजिकल एज इधर लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 100 एंड आपको IQ पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें IQ दे रखा होता है, क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी होती है एंड आपने मेंटल एज बतानी होती है, तो इस तरीके से हो जाता है। इन तीनों में से कोई भी टर्म्स आ जाएंगे एंड यू कैन वेरी इजीली सॉल्व अ क्वेश्चन। तो एक बुक का क्वेश्चन है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक 10 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज है 12, ठीक है, और वो 10 साल का बच्चा है इंटू 100, तो इसका IQ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 12/10 इंटू 100 कर देंगे एंड इस तरीके से हम इसका IQ निकाल देंगे। तो इस बच्चे का IQ जो है वो 120 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यू कैन गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करने होंगे एंड इसी तरीके से यू आर गोइंग टू सॉल्व द आंसर्स एंड ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एंड ये फॉर्मूला किसने निकाला था, विलियम स्टर्न ने। सो विलियम स्टर्न वाज द पर्सन हु गेव दिस फॉर्मूला ऑफ IQ। होप इट्स क्लियर। तो हमारी NCERT में ये एक बहुत बड़ा सा कर्व बना हुआ है, ऑल्दो ये थोड़ा सा ब्लर हो सकता है बट हम कोशिश करेंगे कि हमें सब कुछ समझ आ जाए। तो ये IQ स्कोर्स हैं, इंटेलिजेंस स्कोर्स है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एकदम हाई इंटेलिजेंस वाले लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और एकदम लो इंटेलिजेंस वाले लोग भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, है ना। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे एकदम होशियार लोग, इनका IQ 150 170 ऐसे जाता है, तो ये लोग बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप देखोगे ये जो कर्व है यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई इंटेलिजेंस के लोगों की बात करी हुई है, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले लोगों की बात करी गई है, क्योंकि इनका जो IQ स्कोर है वो 150 160 ऐसे चला जाता है। एंड दूसरी तरफ एकदम लो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, ये लो इंटेलिजेंस लो IQ वाले लोग हैं जो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी पर आते हैं। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी यानी कि जो लोग बिल्कुल भी एनवायरनमेंट से अडैप्ट नहीं कर पाते, जिनका दिमाग नहीं चलता, अपनी डेली लाइफ की चीजें नहीं हैंडल कर पाते, तो इनका जो IQ लेवल होता है ना वो बिलो 70 जाता है। तो 70 से नीचे आपकी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले माइल्ड होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर सिवियर, फिर प्रोफाउंड की बिल्कुल ही खराब हालत हो जाती है। तो ऐसे लोग कम होते हैं। एंड हमारी जो ये कर्व है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व। एंड ये ना बेल शेप्ड कर्व होता है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये एकदम इक्वल आएगा, इसलिए हम इसको स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्व बोलते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है, द नंबर ऑफ पीपल है ना, तो सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं उनकी ऑलमोस्ट एवरेज इंटेलिजेंस होती है, या फिर कह लो यहाँ पे कम कम होते रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई सुपीरियर वाले या लो एवरेज वाले, इस तरीके के लोग कम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे लोग कम हो रहे हैं और इधर भी कम हो रहे हैं, यानी कि लो इंटेलिजेंस वाले लोग भी बहुत कम है और हाई इंटेलिजेंस वाले लोग भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा लोगों का जो कैटेगराइजेशन है वो एवरेज इंटेलिजेंस में, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, बट लाइक जो हमारा मीन है वो इधर आ रहा है, राइट, दैट इज ऑन 100। सो ये हमारा एक इंटेलिजेंस कर्व है जो ये दिखाता है कि IQ स्कोर्स हमारी पॉपुलेशन में इस तरीके से डिवाइडेड है। 70 से नीचे जाते ही हमारी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, इससे ऊपर जाते ही हमारा इंटेलिजेंस का एकदम सुपीरियर वाली इंटेलिजेंस का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये कर्व आप बना सकते हो अपने अपने एग्जाम में एंड आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। 70 से नीचे आपने डेफिशिएंसी दिखानी है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, एंड इजीली आप 20 30 40 50 ऐसे लिखते लिखते 180 तक ले जाओ। 100 पे सबसे बड़ी लाइन बनाओ, इधर ऐसे पहाड़ बनाओ, फिर उधर पहाड़ बनाओ एंड इजीली आपका ये कर्व बन जाएगा। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएशंस कैसे हो सकती है लोगों के IQ स्कोर्स में और इंटेलिजेंस में, तो इन ऑल ऑफ दीज केसेस आप ये डायग्राम क्रिएट कर सकते हो।